बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वेलकम बैक। नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पल्स एक्साइटेशन की डिस्कशन स्टार्ट ली थी और हमने जो पहली रेक्टेंगुलर पल्स थी उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर है उसी कंटिन्यूएशन में है। पल्स एक्साइटेशन की जो मज़ीद दो टाइप हैं, जो बेसिक टाइप्स हैं, उनकी एक्साइटेशन की हम को डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कि उसके अंदर मज़ीद क्या हमें नई नई इंफॉर्मेशन और नए नॉलेज हमें मिलते हैं। सो टुडेज़ जो पल्स है दैट इज़ हाफ साइकिल साइन पल्स। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों ने यकीनन उसको देख लिया होगा तो उसमें हमने रेक्टेंगुलर पल्स, हाफ साइकिल साइन पल्स और एक जो थी वो जो ट्रायंगुलर पल्स थी उसको हमने डिस्कस किया। उसको थोड़ा बहुत हमने डिस्कस सुपर पोजिशन मेथड को, जो उसका मेथड था उसमें हम डिस्कशन की थी। एंड देन वी डिसाइडेड कि भाई हम जो क्लासिकल मेथड है उसको अडॉप्ट करते हुए चलेंगे और जो बाकी की जो पल्सेस हैं वो हम उसको उस मेथड से देख के डिस्कस करेंगे। तो हाफ साइकिल साइन पल्स क्या होती है इसको हम आज देखेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। ठीक है जी। सो द रिस्पॉन्स एनालिसिस प्रोसीजर फॉर दिस पल्स द सेम एज वी डेवलप इन द लास्ट लेक्चर फॉर द रेक्टेंगुलर पल्स। ठीक है, जो क्लासिकल मेथड था कि वी ट्राई टू डेवलप, इनिशियली हमने ये किया कि जो उसको फोर्सिंग जो फंक्शन था, पल्स का जो फोर्स फंक्शन था उसको हमने मैथमेटिकली राइट डाउन किया and when we try to look for the solution of that pulse. The same method will adopt for this half cycle sine pulse as well. ठीक है, तो but the mathematical derivation becomes a little complicated in this case, क्योंकि वहाँ हमने जो नॉर्मली हमने जो साइनोसाइडल फोर्सेस थी उसका हमने किया था। उस साइनोसाइडल फोर्स में ये हाफ साइकिल पल्स है। अगर उसमें आपने जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ, क्योंकि ये अगर साइन पल्स जो है हाफ साइकिल साइन पल्स है, अगर ये रिपीट करती है अपने आप को, मतलब ये पॉजिटिव में है और रिपीट करके नीचे आती है और फिर अपने इसको रिपीटेशन करती है, तो फिर ये एक पीरियोडिक फोर्स भी बन जाती है और हार्मोनिक फोर्स भी बन जाती है। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल पीरियोडिक, दिस इज़ नॉट एट ऑल हार्मोनिक, दिस इज हाफ पल्स जो साइकिल है उसका वो हाफ है। ठीक है, तो इसलिए जो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो बिकम अ लिटिल कम्बरसम और डिफ़िकल्ट हो जाती है। बहरहाल विल सी कि ज़ाहिर हमने तो हमेशा से करते हुए आए हैं, जो मैथमेटिक्स है हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। एंड वी ट्राई टू लुक फॉर द इक्वेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड देन हम जो उस इक्वेशन की जो इंटरप्रिटेशन है ग्राफिकल और मैथमेटिकल है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास हाफ साइकिल साइन पल्स है। ठीक है, ये अनडैम्प्ड हमारे पास वो है ऑसिलेटर है जिसके ऊपर फोर्स पीटी लिखी हुई, और पीटी फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं हाफ साइकिल साइन पल्स की सूरत में तो दो हमने लास्ट उसमें भी देखा था। एक हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो पल्स ड्यूरेशन है, दैट इज़ 0 to TD, जिसको हम पल्स ड्यूरेशन कह रहे हैं ना, TD इज द पल्स ड्यूरेशन। तो हम देखते हैं कि विद इन द पल्स ड्यूरेशन वो मैथमेटिकली हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देन वी जो इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन TD, जब ये टी जो है यहाँ से एक्सीड करता है, ग्रेटर देन TD हो जाता है, तो उस सूरत में क्या हो जाती है। तो वहाँ भी हमने देखा था जब टी जो था वो TD से ग्रेटर था तो हमारी फोर्स चूँकि पल्स है तो वो फिर 0 के ऊपर आ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये 0 तक रही और टाइम 0 के ऊपर पल्स ने इंक्रीज़ करना शुरू किया और अपनी मैक्सिमम वैल्यू P0 पे पहुंची एंड देन वो दोबारा रिड्यूस होना शुरू हुई। ठीक है, तो ये जो हाफ साइकिल साइन पल्स है उसको फिर हम मैथमेटिकली इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं कि P0 साइन पाई T अपॉन TD, वेयर T इज़ लेस देन TD। और जो दूसरी सूरत में जब T इज़ ग्रेटर देन TD है, ये जो इसका पार्ट 2 है, इसको अगर आप देखेंगे तो वो दैट वुड बी 0, क्योंकि वो 4 जो है दोबारा अपने 0 के ऊपर आ गई। तो ये जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन नंबर 1 आई है, वी विल ट्राई टू लुक फॉर द सोल्यूशन ऑफ द मैथमेटिकल नंबर 1, और उसकी मैथमेटिक्स से हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और हम देखेंगे कि विद एड्रेस इनिशियल कंडीशन इज प्रेजेंटेड सेपरेटली। तो यहाँ जो हम इसके सोल्यूशन है उसको हम दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो दो अलग चीज़ें की बड़ी मायने रखती हैं। व्हेन ओमेगा इज़ वेरी नियरली इक्वल टू पाई अपॉन TD, ठीक है, एंड इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा एन, क्योंकि जब हमने देखा था कि जब फोर्सिंग, ये ओमेगा इज़ द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ना, जिसको एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। व्हेन द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे लिए एक इंटरेस्ट की चीज़ है। और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें वो उसके नेचुरल टाइम पीरियड के साथ मैच कर रहा हो। तो TD अपॉन TN जब इस ऐसा केस होगा जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस जो पल्स ड्यूरेशन होगी, द रेशियो ऑफ पल्स ड्यूरेशन टू द नेचुरल टाइम पीरियड वुड नॉट बी इक्वल टू हाफ। एंड इन द अदर केस अगर आप केस 2 में देखेंगे, व्हेन ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा एन, in the case of resonance, तो in that case the pulse duration जो होगी, the ratio of pulse duration to the natural time period would be equal to half। तो यहाँ जो समझने की चीज़ है कि पल्स ड्यूरेशन और नेचुरल टाइम पीरियड का जो रेशो है ना, इस रेशो को हम देखेंगे। अगर ये रेशो हाफ है तो इस हाफ का मतलब ये है कि जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ सेम।
एंड इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू हाफ देन इन दैट केस जो उसका रेशो होगा वो सेम नहीं होगा, और फिर जो ड्यूरेशन होगा, रेशो का ड्यूरेशन होगा, दैट वुड नॉट बी इक्वल टू हाफ। तो हाफ का जो केस है वो हमारे लिए क्लास से एक सेपरेट केस है कि इन दैट केस आपकी जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी होगी दैट वुड बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप जानते हैं कि हम उसको टाइम पीरियड की टर्म में भी उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, anyhow, so for each case the analysis is organized in two phases। तो हम ये जो दोनों केसेस हैं, हम दोनों केसेस को अलग अलग से स्टडी करेंगे, देखेंगे कि जब ये पहला केस है तब क्या है, और हर एक केस को भी दो फेजेस में, जिस तरह आपने वो जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर रेक्टेंगुलर का भी देखा, तो एक वो फेज था जिसमें पल्स ड्यूरेशन हो रही थी, और एक वो फेज था जिसमें ड्यूरेशन एंड हो रही थी, और फिर आपका जो टी इज़ ग्रेटर देन टी डी था। तो इन दो फेजेस के अंदर हम जाके देखेंगे, जो पल्स ड्यूरेशन वाला है वो हम उसको कहते हैं कि फोर्स रिस्पॉन्स है, और जो दूसरा रिस्पॉन्स है हम उसको कहते हैं फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स, क्योंकि फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, पल्स ख़त्म हो चुकी है। तो अब उसके बाद अगर सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है तो वो फिर जो उसकी वाइब्रेशन होगी वो कैसी वाइब्रेशन होगी, वो फ्री वाइब्रेशन होगी। So for each case the analysis is organized in two phases, फोर्स वाइब्रेशन एंड फ्री वाइब्रेशन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि हमारे पास हर केस के अंदर दो केसेस होंगे, तो ऑल टुगेदर आप देखेंगे हम 4 केसेस को स्टडी कर रहे होंगे। तो हम पहला केस लेंगे जब इसमें टी डी अपॉन टी एन इज़ नॉट इक्वल टू हाफ, एंड विद इन दैट केस वी विल स्टडी कि भाई कि फोर्स वाइब्रेशन क्या हो रही है, एंड देन विल स्टडी की फोर्स फ्री वाइब्रेशन क्या हो रही है। एंड देन इन द सेकंड केस वी विल सी कि भाई जब जो ड्यूरेशन ऑफ पल्स ड्यूरेशन टू द नेचुरल टाइम पीरियड का जो रेशो है वो हाफ की इक्वलेंट है, तब भी हम देखेंगे कि फोर्स वाइब्रेशन क्या हो रही है और फ्री वाइब्रेशन क्या हो रही है। तो लेट्स सी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो केस नंबर 1 है कि व्हेन पल्स ड्यूरेशन टू द नेचुरल टाइम पीरियड इज नॉट इक्वल टू हाफ। ठीक है, व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू हाफ, तो इस केस को हम देख रहे हैं। और जब ये वो केस है जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच नहीं कर रही। तो फोर्स वाइब्रेशन फेस इसके अंदर हम देख लें कि फोर्स वाइब्रेशन की फेस में क्या है। तो फोर्स इज द सेम एज द हार्मोनिक फोर्स। अगर आप देख रहे हैं कि वो वही हार्मोनिक फोर्स है, लेकिन उसका जो पीरियड है दैट इज़ डिफाइंड। अब वहाँ उस केस में हम पी नॉट साइन ओमेगा टी कर देते थे, और साइन ओमेगा टी जो था वो फिर अपने आप को रिपीट किए चले जा रहा था। तो ये वही हम फोर्सिंग फंक्शन के तौर पर ले रहे हैं। अब उसी फोर्सिंग फंक्शन में जो साइन ओमेगा टी है वो दैट वुड बी डिफाइंड विद 0 टू टी डी। ठीक है, सो कंसीडर्ड अर्लियर विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा पाई अपॉन टी डी। तो अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पाई अपॉन टी डी होगी। टी डी यहाँ क्या है, पल्स ड्यूरेशन है। तो यहाँ वो डिफरेंस आ रहा है, जो नॉर्मल हार्मोनिक फोर्स हमने इनिशियली पढ़ी हुई है पहले, और उसको जब हम फोर्सिंग फंक्शन बिकॉज सेम है, लेकिन उस फोर्सिंग फंक्शन में हमने डिफाइन किया हुआ है कि जो टाइम है हमारे पास वो पल्स टाइम है। इट्स नॉट रिपीटेड फोर्स, इट्स नॉट हार्मोनिक फोर्स। तो विद इन दैट हार्मोनिक फोर्स इज ओनली 1/2 साइन पल्स। So the response of an undamped single degree of system to such a force is given by this equation। तो वहाँ जब हमने इसका रिस्पांस पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसका जो रिस्पांस होता है वो इस तरीके का होता है। हमने फिर इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जो रेशो था, हमने कहा था कि ये रिस्पांस फैक्टर है, और इसको हमने बड़ी डिटेल के अंदर स्टडी किया था। ठीक है, और ये पी नॉट अपॉन के आप जानते हैं कि दिस इज द स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, स्टैटिक रिस्पांस है इसका। सो इन टर्म ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ये है द एक्साइटिंग एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी की सूरत में जो इसका रिस्पांस है वो इस इक्वेशन गिवन मिलता है हमें। और ये रिस्पांस कोई नया रिस्पांस नहीं है, ये हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन डिटेल। सो द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज नॉट द मोस्ट मीनिंगफुल वे ऑफ द कैरेक्टराइजिंग द पल्स। जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो हो ही नहीं रही ना, नंबर ऑफ साइकिल तो है ही नहीं इसमें। फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना कि नंबर ऑफ साइकिल इन अ सेकंड है, तो यहाँ नंबर ऑफ साइकिल तो नहीं है, तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी हमारे लिए मैटर नहीं कर रही। तो अनलाइक द हार्मोनिक फोर्स इट इज़ नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, इसलिए रिपीट करना ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी तो इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो ओमेगा वाली टर्म है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। सो बेटर करेक्टराइजेशन क्या है, फिर हम देखेंगे क्या करेक्टराइजेशन है। तो इज़ अ पल्स ड्यूरेशन, जो हम बार बार पढ़ते रहे हैं कि जो टी डी है ये हमारे लिए मैटर करती है, और इसकी करेक्टराइजेशन अगर आप इस इक्वेशन की करना चाहते हैं तो देन इट वुड डिपेंड अ लॉट ऑन दिस पल्स ड्यूरेशन रादर देन द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इट्स नॉट हार्मोनिक फंक्शन। So which will be emphasized here, so we'll be emphasizing more on this TD. So using the relation omega is equal to pi upon TD and omega n is equal to 2 pi upon Tn, that's what we already know कि ये जो नॉलेज है कि ओमेगा n और Tn का जो आपस में रिलेशनशिप है दैट्स बीन डिफाइंड लाइक दिस, एंड डिफाइनिंग UST नॉट इज इक्वल टू P नॉट अपॉन K, एंड दैट्स व्हाट वी ऑलरेडी नो एज बिफोर। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करने के बाद इस सारी, क्योंकि ये जो फंक्शन इक्वेशन आई हुई है जो
जो हमने वहाँ से पिक की है, जो अपना प्रीवियस नॉलेज है, तो वो इक्वेशन ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की सूरत में दे रहा है। तो यहाँ आके हमें पता चला कि यार ओमेगा तो मैटर ही नहीं कर रहा, बिकॉज इट्स नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन। तो फिर देन विल हैव टू डिफाइन, विल हैव टू करेक्टराइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन टर्म ऑफ आर इंटरेस्ट, जिसमें हमारी इंटरेस्ट है, और हमारी इंटरेस्ट है नेचुरल टाइम पीरियड में और पल्स ड्यूरेशन में। तो फिर हम ये ओमेगा और ओमेगा एन को जो टर्मिनोलॉजीज़ है, इसको हम रीमैनिपुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ नेचुरल टाइम पीरियड एंड द पल्स ड्यूरेशन। तो वो करने की सूरत में हमें ये चीज़ मिल जाती है। ओके, तो ये सारी की सारी ये देखें, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को हमने इस सूरत में टी और टी डी के रेशो के सर में लिखा है। इसी तरीके से यहाँ भी हमने रेशो को ये बना लिया, और ये वो ड्यूरेशन है जिसमें टी इज़ लेस देन द टी डी, बिकॉज हमने पहले ही बात की थी कि हम फोर्स वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। जब टी वुड बी ग्रेटर देन टी डी, देन वुड बी डिस्कसिंग द फ्री वाइब्रेशन। ओके, तो यहाँ तक ये बात होपफुली समझ में आ गई। जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि इक्वेशन नंबर 1 वाज गिवन इन टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेशियो, एंड देन वी थॉट एंड देन वी डिस्कस्ड कि भाई जो फोर्सिंग रेशियो है दैट इज़ ऑफ नो इंटरेस्ट टू अस एट दिस पर्टिकुलर केस ऑफ द हाफ साइकिल, हाफ साइन पल। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमने डिटेल में बात की कि भाई फोर्सिंग फंक्शन तो है ही नहीं, या फ्रीक्वेंसी रिपीट ही नहीं हो रही, साइकिल रिपीट ही नहीं हो रहा, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। देन वी करेक्टराइज कि भाई जो हमारी इक्वेशन है दैट वुड बी मोर मीनिंगफुल इफ़ वी करेक्टराइज दिस इक्वेशन इन टर्म ऑफ द पल्स ड्यूरेशन एंड इन टर्म ऑफ द नेचुरल टाइम पीरियड। सो इन जब वो करेक्टराइजेशन करते हैं देन यू विल गेट द सेम इक्वेशन नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2, एंड देन दिस इक्वेशन डज हैज़ अ मीनिंग फॉर अस। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि फोर्स वाइब्रेशन ये होगा। अब जब ये यहाँ जाके एंड होगी, कब एंड होगी? जब इसके अंदर टी आप टी डी डाल देंगे। When you will put t is equal to td in this particular equation, you will get the displacement at the end of the pulse, and then if you differentiate it once and get the velocity and put, वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट है ना, उस वेलोसिटी के अंदर टी के अंदर आप टी डी डालेंगे तो जो वहाँ से आपको वेलोसिटी मिलेगी, तो दैट वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द पल्स। और जो एंड ऑफ द पल्स के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मिलती है दैट आर इन फैक्ट द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी फॉर द फ्री वाइब्रेशन फेज। उसके बाद से जो फिर वाइब्रेशन होती है, क्योंकि फोर्सिंग निकल गया है फोर्स, और जो सिस्टम अगर वाइब्रेट कर रहा है दैट इज वाइब्रेटिंग बिकॉज ऑफ इट्स फ्री वाइब्रेशन, इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सो आफ्टर द फोर्स पल्स एंड द सिस्टम वाइब्रेट्स फ्रीली। हम सब जानते हैं कि मोशन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन, वो फिर फ्री वाइब्रेशन इस सूरत में होती है। ये भी हम सब जानते हैं, यू टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो ये हम जानते हैं कि ए इज़ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, वाइल बी की जो टर्म है वो वेलोसिटी की टर्म में आती है। और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वुड बी डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर से मिलेगी, और ये जो वेलोसिटी की टर्म है यू डॉट टी डी दैट वुड विल गेट फ्रॉम द फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये अब समझ में आ गया है कि फोर्स वाइब्रेशन क्या हो रही है और फ्री वाइब्रेशन क्या हो रही है। फ्री वाइब्रेशन का भी हमने बता दिया आपको। सो द डिस्प्लेसमेंट यू टी डी एंड वेलोसिटी यू डॉट टी डी आर एट द एंड ऑफ द पल्स आर डिटरमिन्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इससे हम इसको हासिल करेंगे। हासिल करके जब इसके अंदर हम डाल देंगे तो वो फिर हम देखते क्या, तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज इन द सेकंड ऑफ द अबव इक्वेशन, इसमें से जब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर देंगे। तो यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड मैनिपुलेटिंग द मैथमेटिकल क्वांटिटीज वी ऑब्टेन दिस। तो ये जो मैनिपुलेशन है, फलाना ढिमकाना है, वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दैट बिकॉज दैट इज ऑफ नो इंटरेस्ट टू अस बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग एनी मैथमेटिक्स कोर्स। सो यू विल गेट दिस थिंग, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। अब हमारे पास केस 2 आ गया। तो हमने केस 1 में जब टी डी अपॉन टी एन नॉट इक्वल टू हाफ था, उसके अंदर हमने फिर फोर्स वाइब्रेशन केस देख लिया, हमने फ्री वाइब्रेशन केस देख लिया। अब केस 2 है जिसमें हम देख रहे हैं कि टी डी अपॉन टी एन इज इक्वल टू हाफ। तो इसके अंदर देखते हैं कि फोर्स वाइब्रेशन फेस में क्या हो रहा है। तो फोर्स रिस्पॉन्स इज नॉट गिवन बाय इक्वेशन 3113b। ठीक है, वो आप मेरे लेक्चर में भी जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने यकीनन इसका नाम ये इक्वेशन नंबर ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन चूंकि अब उस लेक्चर में वो पर्टिकुलर इक्वेशन आप ढूंढना मुश्किल होगा तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू द बुक। विद इन द बुक आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 1 है, और सेक्शन नंबर 1 की इक्वेशन नंबर 13 भी है। तो ये जो इक्वेशन नंबर है इसको आप होपफुली समझ रहे हैं। दिस फर्स्ट जो 3 है दैट डिनोट द चैप्टर नंबर, और ये जो है चैप्टर का सेक्शन 1 है, और सेक्शन 1 की इक्वेशन नंबर 13 का बी है। तो वो जो भी इक्वेशन थी, नो नीड टू वरी, वो इक्वेशन हम यहाँ दोबारा लिख रहे हैं, वो ये इक्वेशन थी। इन द केस ऑफ रेजोनेंस वाली इक्वेशन आप जाके देखेंगे तो वो ये इक्वेशन थी। इन दैट केस ये कब हो रहा है? जब टी इज़ लेस देन टी डी। ओके, तो वो फोर्स वाइब्रेशन था। अब फ्री वाइब्रेशन फेज उसी इक्वेशन में जब आप डाल देंगे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी एट द टाइम टी डी, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। आफ्टर द फोर्स पल्स एंड्स एट टी इज इक्वल टू टी डी,
फ्री वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम इज इनिशिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट यू टी डी एंड वेलोसिटी यू डॉट टी डी। बार बार हम लिख रहे हैं तो होपफुली तो अब इसमें को समझाने की चीज़ नहीं है। एट द एंड ऑफ द फोर्स पल डिटरमिन्ड फ्रॉम द इक्वेशन 4, सो दीज आर दिस। तो दिस वुड बी द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन नंबर 4 से निकाली, एंड दिस वुड बी द इनिशियल वेलोसिटी। ये इक्वेशन नंबर 4 वो है जो हमने इक्वेशन 3.1.13b जो थी हमने रिपीटेड फॉर कन्वीनियंस लिखी थी। इन दैट इक्वेशन यू गेट द वैल्यूज ऑफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट time td and the initial velocity at time td, so you will get this thing which is we are calling it to be equation number 5. okay, so इस equation number 5 को जो आप फ्री वाइब्रेशन इक्वेशन है उसके अंदर डाल देंगे। तो सेकंड इक्वेशन implies that the displacement in the फोर्स वाइब्रेशन phase reaches its maximum at the end of the phase। तो सेकंड इक्वेशन को अगर आप देख रहे हैं ये वाली इक्वेशन, तो अगर इसमें आप देखते हैं तो वेलोसिटी जो है वो जीरो आ रही है इन दैट केस, वेलोसिटी इज जीरो। तो वेलोसिटी जीरो का मतलब ये है कि जो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो है, तो इसका मतलब ये कि इस टाइम पीरियड के ऊपर वो अपने मैक्सिमम के ऊपर पहुंचती है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट द डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्स वाइब्रेशन फेज रीचेड इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ दिस फेज। अगर ये आपके पास कहानी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने मैक्सिमम मिनिमम निकालते थे तो हम फर्स्ट डिफरेंशियल लेते थे, उस पर जो टाइम आता था उस टाइम को जब आप पुट करेंगे तो उस टाइम के ऊपर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाता था। डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में अगर आप वो वाला टाइम डालेंगे जिसमें उसका फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो था, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा मैक्सिमा की जो थ्योरी है वो यकीनन आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो फर्स्ट डिफरेंशियल लेते हैं जो भी आपका वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल हमारे पास टाइम है, तो फर्स्ट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लें और उससे जो टाइम की वैल्यू मिलेगी उस टाइम की वैल्यू को आप उस इक्वेशन में डालेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के, तो यू विल गेट द मैक्सिमम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अगर कोई भी आपने इक्वेशन बनाई है किसी चीज़ की, एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाई है, तो एक्सेलरेशन में आप चाहते हैं किस टाइम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो उस एक्सेलरेशन की इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, गेट द वैल्यू ऑफ टाइम एंड पुट दैट वैल्यू ऑफ टाइम इन द इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, देन यू विल गेट कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको किस टाइम के ऊपर मिल रहा है। तो दिस इज द मैक्सिमम थ्योरी। वो आप जाएंगे जो गूगल करेंगे तो यू विल गेट, उसकी सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ वो बताने की कोशिश कर रहा है, सिंस दिस शोज दिस इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 5 की जो वेलोसिटी एट टाइम टी डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दिस शोज कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट वुड अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द पल्स एंड, जब पल्स एंड करेगी आप देखेंगे उस टाइम पे उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी विल गेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 485 इन इक्वेशन 473 गिव द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम आफ्टर द पल्स हैज एंडेड। ठीक है, तो वो आपको ये मिल जाएगी व्हेन टी इज ग्रेटर देन टी डी, तो आपको ये रिस्पॉन्स मिल जाता। तो आई होप इसमें कोई ऐसी पेचीदगी और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ठीक है, इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन नंबर 4 थी उसके अंदर आप ये वैल्यू डाल देंगे फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस की, तो आपको ये वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी। तो अब इसको हम रिस्पांस हिस्ट्री देखते हैं, इसको ड्रा करते हैं कि भाई दोनों जो फेजेस थे, जो हमने दो केस लिए थे कि जिसमें रेशियो ऑफ पल्स ड्यूरेशन तो नेचुरल टाइम पीरियड हाफ की इक्विवेलेंट था और एक में हाफ की इक्विवेलेंट नहीं था, उसके फिर हमने दो फर्दर फेजेस किए। अब ये तमाम के तमाम जो सारी मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आई हैं, ये इसको अगर हम प्लॉट करते हैं विल गेट द रिस्पांस हिस्ट्री राइट फ्रॉम टाइम जीरो टू द टाइम व्हेन द टाइम इज टी डी, व्हेन द टाइम इज ग्रेटर देन टी डी, व्हेन द टाइम इज लेस देन टी डी। सो दैट शोज द रिस्पांस हिस्ट्री एंड लेट्स सी कि व्हाट एग्जैक्टली दैट रिस्पांस हिस्ट्री टेल्स अस। सो द टाइम वेरिएशन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड डिफॉर्मेशन, क्योंकि हम इसकी डिफॉर्मेशन को नॉर्मलाइज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टैटिक डिफॉर्मेशन, तो यू टी अपॉन यू एस टी नॉट द डायनेमिक डिफॉर्मेशन टू द स्टैटिक डिफॉर्मेशन गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2 and 3 इज प्लॉटेड फॉर इन फिगर फॉर सेवरल वैल्यूज ऑफ दिस टाइम रेशो जो है उसके अंदर हमने किया है। तो अगर आप देख रहे हैं तो 1/8 भी टाइम रेशो है, 1/4 भी, हाफ भी। ये हाफ देखें बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने हाफ का केस बिल्कुल अलग से डिस्कस किया हुआ था, हाफ वाला केस हमने अलग से डिस्कस किया था। ठीक है, और ये बाकी कुछ चार हमने और जो रेशो हैं वो नेक्स्ट उसमें भी लेंगे। तो अगर आप यहाँ इसमें देख रहे हैं जब ये जो पल्स ड्यूरेशन है दैट इज़ वेरी शॉर्ट, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि पल्स ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है तो फिर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आती है दैट इज़ नॉट वेरी मच प्रोनाउंस्ड, बिकॉज 1/8 है नेचुरल टाइम पीरियड को, तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो पल्स लगी है। जब इतने शॉर्ट पीरियड ये, और ये जो डॉटेड है ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ये स्टैटिक रिस्पॉन्स है, दिस इज द स्टैटिक रिस्पॉन्स ना। तो स्टैटिक रिस्पॉन्स के मुकाबले में अगर आप ये डायनेमिक रिस्पॉन्स को देख रहे हैं दैट इज़ नॉट वेरी मच प्रोनाउंस। ठीक है, अब ये आप पल्स ड्यूरेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स का बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन तमाम केसेस में जब आप देखते हैं जो आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलता है वो सूरत में मिलता है जब पल्स एंड हो रही है, पल्स एंड होने के बाद आपको फिर मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। तो ठीक है, ये उस सूरत में जब टी डी और टी डी हाफ था, एक वो केस पड़ा था जब हाफ नहीं था, तो
तो हाफ के केस में आप देख रहे हैं कि जब जहाँ पल्स एंड हो रही है वहाँ आपको रिस्पांस मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पल्स एंड हो रही है तो यहाँ आपको रिस्पांस मैक्सिमम नहीं मिल रहा। ये वो वाले केस हैं जिसमें होल नंबर है 1 2 3। इस केस में क्या होता है कि वो फिर फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस के अंदर आने लग जाता है। तो ये भी हम आगे चल के एक ही केस को डिस्कस करते हैं। तो फॉर द स्पेशल केस व्हेन वी स्टडीड द पल्स ड्यूरेशन टू द नेचुरल टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ, इक्वेशन 4 and 6 डिस्क्राइब द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम एंड दीज आर प्लॉटेड इन फिगर 2। ये फिर आपको इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा है जब TD/TN इज इक्वल टू हाफ है। तो जो वो केस था वो सिर्फ इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। जो बाकी सारे की सारी ये 3 यहाँ और 4 आपको नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आएंगी। तो वो सारे केसेस हैं जिसमें पल्स ड्यूरेशन टू द नेचुरल टाइम पीरियड इज़ नॉट इक्वल टू हाफ। ठीक है, जब इक्वल टू हाफ है तो इक्वल टू हाफ में हमने ये बात की थी कि जब पल्स जहाँ एंड हो रही है वहाँ हमें मैक्सिमम रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि वहाँ वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी 0 थी तो हमने कहा कि भाई हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, एंड दैट्स व्हाट इज टेलिंग अस इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इन दिस पर्टिकुलर फिगर। एंड देन दीज 3 फिगर वेयर द रेशियो इज 1/8, 1/4 एंड 1। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो फिर हम इसकी एक एक चीज़ को फर्दर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स इज सीन टू वेरी। पहले भी हमने ये देखा था कि अगर हम पल्स ड्यूरेशन के जो रिस्पॉन्सेज हैं, रेशोज़ हैं, इसको वेरी करने से हमारा रिस्पॉन्स बहुत डिफर कर रहा है। ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, और ये बिल्कुल इसके अंदर साइकिल आने लग गए। क्या सिर्फ और सिर्फ फ़र्क आ रहा है, सिस्टम सारा के सारा सेम है, उसके हमने किसी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर रहे। एंड वी आर ओनली चेंजिंग द पल्स ड्यूरेशन, एंड बाय चेंजिंग द पल्स ड्यूरेशन वी आर सीइंग बाय दिस फिगर एंड थ्रू दैट इक्वेशन कि भाई जो इसके रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस पल्स ड्यूरेशन के ऊपर। सो ऑल्सो प्लॉटेड इन फिगर इज UST/PT/K द स्टैटिक सोल्यूशन। जो इसके अंदर ये हम बार बार बता चुके हैं, इसके अंदर स्टैटिक सोल्यूशन भी हमने दे रखे हैं, और ये वो जीरो रिस्पांस है जो सीधा ये आ रहा है, ये इसका जीरो रिस्पांस है जब वो स्टैटिक हालत में था। ठीक है, स्टैटिक हालत में अगर उस फोर्स को आप स्टैटिक हालत फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स वो है कि आपने उसको स्टैटिक लगाया, ये बड़े प्यार से लेकर आ गए, ये स्टैटिक फोर्स। लेकिन उसी फोर्स को अगर आप पल्स की सूरत में लगाएंगे, हाफ साइकिल पल्स की सूरत में, जो इंटेंसिटी ऑफ द लोड है ना P0, आपने देखा था कि हाफ साइकिल पल्स जो हमने बनाई थी उसकी जो इंटेंसिटी मैक्सिमम था वो P0 था सॉरी। अगर उस P0 को आप स्टैटिक लगाते हैं तो फिर आपके पास ये वाली केस आ जाती है, और अगर उस P0 को आप डायनेमिक लगाते हैं तो फिर आपके पास ये फुल लाइनें आ रही हैं। ठीक है जी, तो ये फर्दर अगर आप पल्स ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं, देखें 1.5 की है, 2 की है, 2.5 की है, 3 की है। तो ये अगर आपको याद होगा जब हम रेक्टेंगुलर पल्स को भी देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि अगर होल नंबर है 1 2 3 तो फिर हम ये कह रहे थे कि जो इसका रिस्पांस आने लग जाता है वो फिर उसके जो इक्विलिब्रियम रिस्पांस है उसके गिर्द वाइब्रेशन करने लग जाती है। मैंने आपको बताया भी था कि ये अगर आपके पास इनिशियल रिस्पांस था और ये आपने स्टैटिक वो कर दिया। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या होता है कि सिस्टम वाइब्रेट करता है इसके अगेंस्ट, जो आपकी स्टैटिक रिस्पांस था इसके अगेंस्ट। लेकिन अगर होल नंबर है तो फिर आपका जो इक्विलिब्रियम था सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पांस करने लग जाता है। ये चीज़ वहाँ भी मैंने आपको बताई थी, वो चीज़ यहाँ भी सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ आ रही है। अगर आप इस 2 को देखेंगे और इस 3 को देखेंगे तो ये 0 लाइन के अबाउट इसकी मूवमेंट आने लग गई है, इस 0 लाइन के अबाउट इसकी मूवमेंट आने लगी है। लेकिन चूंकि हम पल्स ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं 2 से 3, और 2 और 3 का अगर आप कंपैरिजन करें तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहें या इसके ऊपर TD/TN 1 को भी ला के रख दें, 2 को भी रखें और 3 को भी रखें, तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि पल्स ड्यूरेशन आप बढ़ा रहे हैं तो ये जो इसका एम्पलीट्यूड है, डायनेमिक एम्पलीट्यूड, ये डिक्रीज करना शुरू कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ साइकिल बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे ये 1 वाला है, ये 1 तो एम्पलीट्यूड देखेंगे कि इसका बढ़ा हुआ है। इसके बाद अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो इसके एम्पलीट्यूड घटना शुरू हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ साइकिल बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो ये तो अगर आप जो चीज़ नज़र आ रही है इस फिगर से, एक चीज़ ये नज़र आ रही है, और दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि अगर आपको यहाँ देख रहे हैं ये 1.5 वाली, ये 2.5 वाली, इसके अंदर सिस्टम स्टैटिक हालत के अंदर आ रहा है 1.5 में, 2.5 में, और हो सकता है यहाँ नहीं, 0.5 में नहीं। तो 1.5 और 2.5 में अगर आप देखते हैं तो सिस्टम स्टैटिक हो रहा है, इसके अंदर फ्री वाइब्रेशन आ ही नहीं रही। तो क्यों नहीं आ रही होगी फ्री वाइब्रेशन? कि इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी इसकी दोनों 0 हो रही होंगी एट द एंड ऑफ द पल्स ड्यूरेशन। ये नॉलेज तो यकीनन अब आपका बन चुका होगा कि एट द एंड ऑफ द पल्स ड्यूरेशन इफ़ यू हैव द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इफ यू हैव द आइदर द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और द इनिशियल वेलोसिटी, द सिस्टम विल वाइब्रेट, एंड सिस्टम विल वाइब्रेट किसके अबाउट द जो स्टैटिक पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसके अबाउट वाइब्रेट करेगा, जैसा कि आपको 2 के केस में नज़र आ रही है, जैसे कि 3 के केस में नज़र आ रही है। ओके, सो द नेचर ऑफ द रिस्पांस सीन टू वेरी ग्रेटली बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन। ये वो फिक्रा मैंने यहाँ दोबारा रिपीट किया कि यहाँ भी वही चीज़ हमें नज़र आ रही है।
द डिफरेंस बिटवीन द टू कर्व इज एन इंडिकेशन ऑफ द डायनेमिक इफेक्ट विच आर सीन टू बी स्मॉल फॉर टी डी इज इक्वल टू 3Tn, ये जो इस केस के अंदर, because this implies that the force is varying slowly relative to the natural time period Tn of the system. जब पल्स ड्यूरेशन बढ़ रही है इसका मतलब ये कि बहुत स्लोली इसके ऊपर लग रहा है, तो जितनी डायनेमिक इफेक्ट होगा पल्स जितना तेज़ी के साथ लगेगी ना, ये Td/Tn का मतलब ये है कि जो पल्स की ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब जितनी पल्स तेज़ी के साथ लगेगी उतना उसके अंदर डायनेमिक इफेक्ट इतना आएगा। तो पल्स अगर आप और बढ़ा देंगे, 4 बढ़ा देंगे तो ये और स्लो हो जाएगी, 5 कर देंगे तो और स्लो हो जाएगी। तो ये सिस्टम को ऐसे लगेगा उसके ऊपर डायनेमिक फोर्स लग ही नहीं रही, सिस्टम विल नॉट फील एनी डायनेमिक इफेक्ट विद इन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जो हमने स्टैटिक सोल्यूशन है उसको भी इसके अंदर प्लॉट किया हुआ है। सो द रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द फोर्स पल्स कंटेन्स बोथ फ्रीक्वेंसीज ओमेगा एंड ओमेगा एन, इट इज़ पॉजिटिव थ्रू आउट. After the force pulse has ended, the system oscillates freely about its undeformed configuration with constant amplitude for lack of damping. क्योंकि डैम्पिंग नहीं है तो फिर हम चूँकि अनडैम्प सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो सिस्टम फिर कॉन्स्टेंटली अगर फ्री वाइब्रेशन आ रही है तो फिर वाइब्रेशन करता रहेगा। और इफ़ द रेशो जो है ये पल्स ड्यूरेशन टू द नेचुरल टाइम पीरियड की जो रेशियो है इट्स इन 1.5, 2.5, 3.5, द मास स्टे स्टिल। हमने देखा कि उसके अंदर फिर पल्स के फ़ौरन बाद जो है वो पल्स तक तो उसने मूव किया स्टैटिक के अबाउट, लेकिन जैसे ही पल्स आपने टाई तो सिस्टम बिल्कुल स्टैटिक हो गया, नथिंग हैपेंड एट ऑल, ऐसे हुआ बिल्कुल गुमसुम हो गया। द मास स्टे स्टिल आफ्टर द फोर्स पल्स एंड बिकॉज बोथ द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द मास आर जीरो। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पल्स के एंड पे वो ज़ीरो हो गए थे इस केस में, जब 1.5, 2.5। और वहाँ हमने ऑब्जर्वेशन की थी, अगर मुझे एग्जैक्ट याद है कि अगर 1, 2, 3, 4 होल नंबर आ रहे थे तो फिर वो ये कहानी यहाँ 1.5 वाले टर्म में आ रही, वहाँ 4 नंबर में आ रही थी, ठीक है। तो ये तो रिस्पॉन्स हिस्ट्री थी। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम कितने पल्स में, कौन सी पल्स में क्या ड्यूरेशन हो के हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। So as in the preceding section, the maximum values of the response over each of the two phases, जो हमारे 2 phases पढ़े, फोर्स वाइब्रेशन एंड फ्री वाइब्रेशन, आर डिटरमिन्ड सेपरेटली, अलग अलग हमने निकाले थे। द लार्जर ऑफ द टू मैक्सिमा इज द ओवरऑल मैक्सिमम। ज़ाहिर है जो उसमें फ्री वाइब्रेशन में मैक्सिमम आ रही है या फिर जो है फोर्स वाइब्रेशन केस में मैक्सिमम, उन दोनों में से जो ज़्यादा मैक्सिमम होगा वो फिर इसका ओवरऑल मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा। सो ड्यूरिंग द फोर्स वाइब्रेशन फेज हम देखते हैं कि अब किस फेज़ में, या तो दोबारा जाके हम उसको देखें, वो चीज़ हमने यहाँ कन्वीनियंस के लिए रिपीट कर दी है। तो ड्यूरिंग द फोर्स वाइब्रेशन फेज द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा आर पीक्स, फोर्स वाइब्रेशन फेज था, दैट डेवलप डिपेंड अपॉन दिस रेशियो। मोर सच पीक अकर एज द पल्स ड्यूरेशन लेंथन। हमने बात की थी कि अगर 3 था, 4 था, 5 था तो वो पीक्स ज़्यादा उसके अंदर आ रहे हैं। The time instant to when the peak occurs are determined by setting 0 to the velocity associated with ut of equation number 2। तो हम पहले भी जान चुके हैं कि पीक मैक्सिमम हम कब निकालते हैं, जब उसका जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी होते हैं, उसको सेटिंग टू 0 कर दें। ये मैक्सिमम की थ्योरी मैंने अभी भी एक्सप्लेन की थी, तो उसी को यहाँ हम रिपीट कर रहे हैं। तो वो उससे जो आपको टाइम मिलता है तो वहाँ से आपको मैक्सिमम मिल जाता है। वो अगर आप करते हैं तो यू विल गेट दिस थिंग cos पाई T0 अपॉन Td या cos 2 पाई T0 अपॉन Tn, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होती है? जब आपके जो T0 की वैल्यूज़ हैं, ये नंबर L जो है वो 1, 2, 3 है, जो होल नंबर अगर आप डालेंगे तो फिर आपको मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल जाती हैं इसके अंदर। तो 2L अपॉन 1 माइनस प्लस 2 Td अपॉन Tn, ठीक है। तो इस वैल्यू के ऊपर हमें मैक्सिमम मिलते हैं। तो रिपीटेशन है, क्योंकि ये वो रिपीटेशन से मुराद ये है कि पल्स है ना, तो उस पल्स में जब ये वाला टाइम आ जाए जिसमें cos पाई T0 अपॉन Td होगा, और वो कब मिलेगा? जब आप ये इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रही हो इसके अंदर, ठीक है। ये जो T0 है, ये T0 ये 1, 2, 3, अगर आप इसके अंदर L को 1 रखेंगे तो फिर ये L1 रख देंगे आप, तो जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ डालेंगे T0 की, तो उसके ऊपर आपको मैक्सिमम मिलेगा। नेक्स्ट मैक्सिमम आपको कब मिलेगा? जब आप इसके अंदर 2 के रखेंगे और 2 के ऊपर जो कॉज वाली वैल्यू आएगी वो डाल के रखेंगे। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो मैक्सिमम जो आप प्लॉट करते हैं जिसको आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जब हमने टर्म इसमें यहाँ इंट्रोड्यूस की थी शॉक स्पेक्ट्रम की। सो वेयर द नेगेटिव साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर एसोसिएटेड विद द लोकल मिनिमा
एंड द पॉजिटिव साइन विद द लोकल मैक्सिमा। जब नेगेटिव साइन होंगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और जब आप दोनों जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उनके अगर आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। दस द लोकल मैक्सिमा अकर एट टाइम, जो मैक्सिमा होंगे वो आपको इस सूरत में मिल जाएंगे। हमने इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू ले ली जब L 1 2 3 लेके, अब मैक्सिमम में इंटरेस्टेड हैं तो ये L की जगह पे आप 1 2 3 डाल के आप T नॉट की जो वैल्यूज रख के उसके अंदर पुट इन करेंगे डिस्प्लेसमेंट के अंदर, यू विल गेट द मैक्सिमा। सो वाइल दिस गिव्स एन इन्फिनिट नंबर ऑफ T नॉट, ज़ाहिर है इसका मतलब ये हो गया कि आपको तो इन्फिनिट नंबर 4 5 6 सकता है, लेकिन हमारे लिए इंटरेस्ट की चीज़ ये है कि जब ये TD तक की है। सो ओनली दोज दैट डू नॉट एक्सीड TD आर इररेलेवेंट। जब T नॉट की वो वैल्यू जब कि T नॉट लेस देन TD है तो वो हमारे लिए इंटरेस्ट की, जब TD से ग्रेटर हो गया तब तो आपके पास पॉलिसी खत्म हो गई, तो हमारे लिए फिर इंटरेस्ट की चीज़ बचती ही नहीं। ठीक है, तो वो यही बात ये कर रहा है कि while this gives an infinite number of T naught L values, only those that do not exceed TD are relevant. So for TD upon is equal to 3n, इक्वेशन नंबर 7 जो है gives 3 relevant time instant। वो आपको ये टाइम इंस्टेंट मिलते हैं जिस पर आपको मैक्सिमम मिलेंगे 2/7 TD, 6/7 TD, ठीक है, और 4 पर अगर आप करेंगे तो आपको 8/7 TD, विच इज़ नॉट वैलिड बिकॉज इट एक्सीड TD, क्योंकि यहाँ अगर 8/7 कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, 8 डिवाइड बाई 7 है ना, तो 8 को जब 7 डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि TD बढ़ गया है, तो ये हमारे लिए 4 की सूरत में हमारे लिए काम की रहती नहीं। तो मैक्सिमम अगर आपको 4 की TD अपॉन जो रेशो है L अगर आप 4 रखते हैं और जो T नॉट आता है वो TD आता है, तो वो फिर हमारे लिए इंटरेस्ट की चीज़ बचती नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 3 से ऊपर वाली चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं है, विच इज़ नॉट वैलिड बिकॉज इट एक्सीड TD। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन TD इन इक्वेशन 2, the T naught values of equation 7 give the local maxima U naught which can be expressed in term of the response factor। वो फिर आपको RD की सूरत में ये मिल जाता है। तो मैक्सिमम जो रिस्पांस फैक्टर है वो अगर आप प्लॉट करने जाते हैं तो वो आपको इक्वेशन नंबर 8 से मिल जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो आपको फिगर ए में मिल जाएगी, जो कि फिगर ए शोज दीज पीक वैल्यूज प्लॉटेड एज फंक्शन ऑफ TD upon TN, वो आगे आ रही है। फॉर ईच ratio value the above described computation were implemented and the repeated for many values of this ratio। ठीक है, तो if TD upon TN is greater than 0.5 and less than 1.5 only one peak, L जो होगा वो एक ही आएगा और एक ही पीक अकर होगी, occurs during the force pulse। तो जो कंक्लूजन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, इसको मैं ये कर देता हूँ ताकि आपको एक एक करके पता चले। तो जो रेशो है पल्स ड्यूरेशन का वो ग्रेटर देन 0.5 है और लेस देन 1.5 है, तो फिर एक ही पीक अकर होगी। ओके, तो ए सेकंड पीक डेवलप्स इफ TD अपॉन TN इज ग्रेटर देन 1.5। सेकंड पीक कब होगी? जब आपका जो रेशियो होगा वो 1.5 से ज़्यादा होगा, बट इट इज़ स्मॉलर देन द फर्स्ट पीक, लेकिन वो पहले पीक से छोटा होगा। ये हम पे उस फिगर के अंदर भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। ठीक है, ए थर्ड पीक डेवलप्स इफ TD अपॉन TN इज ग्रेटर देन 2.5। तो 1.5 2.5 थर्ड पीक आएगी, और जो सेकंड पीक होगी वो लार्जर देन होगी फर्स्ट एंड थर्ड पीक इफ़ ये हो। तो इस तरीके से ये रिपीटेशन चलती चली जाएगी, और जब ये रेशियो हम देख रहे हैं कि 4 से का रख रहे हैं हम L को, तो फिर हमारे पास वो पीक जो है इंटरेस्ट की नहीं बनती, क्योंकि जो हम पल्स ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाती है उससे। सो यूजुअली वी विल बी कंसर्न ओनली विद द लार्जेस्ट पीक। तो सेकंड पीक थर्ड पीक से हमारे काम की चीज़ नहीं, लार्जेस्ट हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रही है उसी पर हमने डिज़ाइन करना है, क्योंकि जो लार्जेस्ट पीक है दैट कंट्रोल द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम। ये अब फिगर ए आ गई है जो वहाँ हमने फिगर ए मेंशन की थी। तो यहाँ एक फर्स्ट पीक आई है, इसके अंदर 2 पीक आ रही हैं, इसके अंदर 3 पीक आ रही हैं। अब अगर पल्स ड्यूरेशन जो है रेशियो पल्स ड्यूरेशन आपके पास आ रहा है कितना, ये 1.5, ये जो है 1.5 है, तो आपको कितनी पीक मिल रही है? 2 पीक मिल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पीक आपको मिल रही है वो हाफ पर मिल रही है, जब इसका रेशियो हाफ है 0.5 है। ठीक है, और जब इसका रेशियो 1.5 है वी आर गेटिंग 2 पीक्स, बट दोज 2 पीक्स आर द स्मॉलर देन द फर्स्ट पीक। ये सेकंड पीक, ये थर्ड पीक। इस तरीके से अगर आप देखेंगे 2.5 के अंदर N3 है, 3.5 के अंदर N4 हैं, 4.5 के अंदर N5 है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर अगर आप 5.5 देखेंगे तो N6 है। तो जितने आप चलते चले जाएंगे तो वो नंबर ऑफ जो पीक्स है मैक्सिमा है वो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जो पीक्स है मैक्सिमम वैल्यूज हैं दैट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो द शॉक स्पेक्ट्रम फॉर द लार्जेस्ट पीक ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्स इज शोन बी। अब इसमें जो लार्जेस्ट है वो हम सिर्फ फिगर बी के अंदर दिखा रहे हैं, वो ये फोर्स रिस्पॉन्स है। ये इसकी जो ये सारी चीज़ें हैं, ये पीक ये आ गई, ये वाली पीक ये आ गई, फिर ये आ गई, ये अगर आप देख रहे हैं ना ये वाले ये पॉइंट आपके पास ये आ रहा।
ये पॉइंट आपके पास ये आ रहा है। तो अगर मैं इसको आपको दिखा दूं, आप इन फिगर को आपस में रिलेट कर दें कि शॉक स्पेक्ट्रम हमने कैसे बनाया है, तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट वो ये है, ये जो पॉइंट है आपके पास वो ये है, ये फोर्स वाइब्रेशन वाला है, और ये जो चीज़ है ये फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्सेज है। तो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्सेज हमारे पास ये इसलिए इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है क्योंकि हमारे पास जो फोर्स रिस्पॉन्स में जो पीक्स आ रही हैं वो ज़्यादा, ये पीक अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ मिल रही है 2.5 के ऊपर, ठीक है ना। ये हमने ये चीज़ यहाँ मिल रही थी, ये इसी तरीके से ये चीज़ यहाँ मिल रही थी, ये चीज़ यहाँ मिल रही थी, ठीक है भाई। तो ये बात होपफुली समझ में आ रही है। तो दिस इज़ द शॉक स्पेक्ट्रम और फोर्स रिस्पॉन्स और फ्री वाइब्रेशन। तो इसमें हमारी जो इंटरेस्ट की चीज़ है वो अगर आप देखेंगे तो ये इंटरेस्ट की चीज़ है। इससे जो आगे ऑनवर्ड है वो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो रही है, और जब डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो रही है तो मैक्सिमम तो आपको इस टाइम पीरियड के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपके पास जब आप डिज़ाइन करेंगे और ये स्पेक्ट्रम आपके लिए बड़े यूज़फुल होंगे तो आप देखेंगे पल्स ड्यूरेशन क्या है, और पल्स ड्यूरेशन को यहाँ जाके हम देख लेंगे तो उससे हमें बड़ी आसानी के साथ रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। सो इफ़ TD/Tn इज़ लेस देन हाफ, तो इसका मतलब इस रेंज की बात कर रहा है, इस रेंज की, ठीक है, और यहाँ इस रेंज की बात कर रहा है। नो पीक अकर ड्यूरिंग द फोर्थ वाइब्रेशन फेज। तो फोर्थ वाइब्रेशन फेज में कोई पीक नहीं आ रही। पीक जब इसकी आ रही है तो वो इस जगह के ऊपर आ रही है, ये इधर यहाँ। तो लेस देन हाफ के अंदर पीक नहीं आती। वो हमने वहाँ भी देखा था कि उसके अंदर जब हमने अलग अलग सारे पल्स ड्यूरेशन के 8 फिगर दिखाई थी, उसके अंदर भी आपको नज़र आया होगा कि जब आपके पास रेशियो 1/8 की हमने बात की, 1/4 की बात की, तो वहाँ आपको रिस्पॉन्सेज ये पीक्स नहीं मिल रहे थे। तो वो चीज़ यहाँ भी हमें नज़र आ रही है। ज़ाहिर वो यही नज़र आनी भी चाहिए ना, क्योंकि ये उसी के तो स्पेक्ट्रम है। सो इफ़ दिस टू एक्सीड TD एंड इट डज फॉर ऑल TD इज़ लेस दैन Tn/हाफ, मतलब हाफ के, सो नो पीक डेवलप ड्यूरिंग द फोर्स पल्स। तो ये जो बात, ये वाली बात थी, उसके बाद की रिपीटेशन को दूसरे लफ्ज़ों में हम यहाँ इस तरीके से भी बयान कर सकते हैं। तो होपफुली ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए मैंने इस पर बड़े डिटेल पे टाइम यहाँ लगा रहा हूँ। तो ओवरऑल जो मैक्सिमम है यू विल गेट इन दिस फॉर्म, क्योंकि ये हमारे पास ये जो मैक्सिमम है ये हमारे पास काम का रहा ही नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहे। तो ओवरऑल जो है वो ये वाली चीज़ को डैश्ड को इसने यहाँ फुल टर्म में यहाँ दिखा दी। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फॉर द हाफ साइकिल साइन पल्स, एंड दैट वुड बी वेरी यूजफुल व्हेन, अगर आपके पास कोई ऐसी पल्स लग रही है जो कि हाफ साइकिल साइन पल्स है, देन ऑल दिस रिस्पॉन्सेज वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस, गेटिंग द वैल्यू ऑफ पल्स ड्यूरेशन टू द नेचुरल टाइम पीरियड। अगर आपको पता चलता है जिस रेंज के अंदर भी है, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन ये होगी। क्योंकि जो स्ट्रक्चर का नेचुरल टाइम पीरियड, ये दिस इज जनरलाइज रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो होता है वो जनरलाइज्ड होता है। किसी भी किस्म का जो भी आपके सिस्टम का नेचुरल टाइम पीरियड है उसके ऊपर किसी किस्म की भी पल्स लग रही है जिसकी ड्यूरेशन ही नॉन है, इफ़ यू नो द पल्स ड्यूरेशन, इफ़ यू नो द नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ दैट स्ट्रक्चर, यू कैन गेट द रेशो, एंड व्हेन यू गेट द रेशो फ्रॉम विद इन दीज वैल्यूज़, आपको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के जरिए से आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और अगर 6 से ज़्यादा है तो फिर आप जानते हैं वो आपके लिए इंटरेस्ट की रहती नहीं, कि पल्स ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा होगी। हमने तो कहा था कि अगर 3 से ज़्यादा भी हो जाए तो वो पल्स ड्यूरेशन हमारे लिए काम की नहीं रहती, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी टेक इट एज अ स्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो हम जो नॉर्मली रिस्क रेंज के अंदर रहते हैं वो इस रेंज के अंदर है। अगर आपकी पल्स ड्यूरेशन 4, 5, 6 का जो रेशो 4, 5, 6 के अंदर आ रहा है तो फिर तो वो इतनी स्लोली पल्स लग रही है कि सिस्टम विल एक्सपीरियंस एज अ स्टैटिक फोर्स। तो 1-2 स्लाइड हैं। तो फिगर बी शोज दैट इफ TD इज ग्रेटर देन हाफ, द ओवरऑल मैक्सिमम इज द लार्जेस्ट पीक दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द पल्स फोर्स। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि ये इस रेंज के अंदर है, तो फिर इस रेंज के अंदर आपको लार्जेस्ट पीक मिलती है हाफ से 1 रेंज के अंदर, वो ये वाली बात कर रहा है। सो ऑन द अदर हैंड, इफ TD इज लेस देन हाफ, द ओवरऑल मैक्सिमम इज गिवन बाय द पीक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द फ्री वाइब्रेशन फेज। तो अगर ये लेस देन हाफ है तो फिर आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो आपको फिर फ्री वाइब्रेशन, ये देख रहे हैं ये जो लाइन है इसके अंदर, जिसके बीच में पड़ी हुई है ये वाली लाइन, तो उस लाइन के अंदर आपको फिर फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स के अंदर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलती है। और अगर इसके रेंज के अंदर है तो फिर आपको फोर्स वाइब्रेशन के अंदर मिलती है। तो यहाँ जो बात समझने की है, जो आपका रेशो है TD का पल्स ड्यूरेशन है वो ग्रेटर देन Tn/हाफ है। ग्रेटर देन Tn/हाफ का मतलब ये है, इस रेंज के अंदर आ रही है तो फिर यू विल गेट द मैक्सिमम पीक ड्यूरिंग द फोर्स फेज। और इफ़ योर TD इज लेस देन Tn/हाफ देन द मैक्सिमम पीक विल अकर इन दिस फेज, एंड दिस फेज इज द फ्री वाइब्रेशन फेज। फिर आपको फोर्स पल्स में आपके पास वो नहीं होगा, और जब उस फोर्स पल्स से आप निकल जाएंगे, फ्री वाइब्रेशन आने लग जाएगा, तो फ्री वाइब्रेशन में आप देखेंगे यू विल गेट दैट के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
ठीक है। तो ये फिगर से भी नज़र आ रहा था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो ये तो अब मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ, तो क्वेश्चन ऑलवेज वेलकम। तो यही तो मैं आपको समझा रहा था। तो फॉर द स्पेशल केस व्हेन टी डी इज़ हाफ इक्वल टू हाफ एज मैंशन एलियर द टू इंडिविजुअल मैक्सिमा आर इक्वल। तो फिर दोनों फ्री वाइब्रेशन वाला और फोर्स वाइब्रेशन वाला दोनों इक्वल है। द ओवरऑल मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज प्लाटेड अगेन दिस इन सिग्मा है, जिसको फिर हमने वहाँ दिखा दिया रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में, उसी फिगर की एक्सप्लेनेशन चल रही है। दिस इज़ द शॉक स्पेक्ट्रम फॉर द हाफ साइकिल साइन पल्स, ये मैंने आपको बता दिया था। नॉर्मली हम इसको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कहते हैं, एंड व्हेन दिस रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम इज फॉर द पल्स देन वी से दिस इज द शॉक स्पेक्ट्रम, क्योंकि शॉक के तौर पर ही लगता है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। ये एक पल्स का था, हाफ साइकिल साइन पल्स है। अब हमारे पास एक पल्स रह गई है ट्रायंगुलर पल्स, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप इस लेक्चर को देखें, जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो डू आस्क फ्रॉम मी, ताकि आपको चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बड़ी यूज़फुल चीज़ें हैं डायनेमिक की। सो लेट्स सी यू इन